आप सभी को सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे पटना यूनिवर्सिटी का जो एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज हम लोग इसके सिलेबस और एग्ज़ाम ड्यूरेशन और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित किया गया है कि एमएड का जो फॉर्म अप्लाई का डेट है 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और 31 जुलाई तक किया जाएगा और इसका एग्ज़ाम अगले मंथ अगस्त में होगा। देखिए, इसका सिलेबस को समझते हैं कि द एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। एग्ज़ाम 4 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा जिसमें पर सेक्शन 25-25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, जैसे पहला इसमें आपका सेक्शन रहेगा एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, कि उभरते भारतीय समाज में शिक्षा। दूसरा है आपका डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि शिक्षार्थियों का विकास और शिक्षण अधिगम की क्या प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत रहेगा। फिर तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली रहा का विकास हुआ है वो किस तरह से हुआ है, इसके अंतर्गत रहेगा। और चौथा इसमें है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, की शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है, जो टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर्स है या फिर और भी डिजिटल्स वे है एजुकेशन में, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसके अंतर्गत रहेगा, है ना। आइए इसका विस्तार से चर्चा करते हैं सिलेबस का। तो सबसे पहला इसमें सेक्शन है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, उभरते भारतीय समाज में शिक्षा। इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे आपके, इसमें जैसे रहेगा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, कि जो शिक्षा के दार्शनिक आधार है वो क्या क्या है। इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक रहेंगे, जैसे आपका आइडियलिज्म हो गया, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म हो गया, प्रकृतिवाद हो गया, रियलिज्म हो गया, यथार्थवाद हो गया, और फिर आगे और एक्सेट्रा। इन सब से जो रिलेटेड जितने भी फिलोसॉफी दर्शन के स्कूल्स है, इसके अंतर्गत वो टॉपिक रहेंगे। ठीक, फिर इसके अंतर्गत और भी रहेंगे, जैसे जो हमारा फिलोसॉफिकल एजुकेशंस के जो जो फिलोसॉफीज़ रहे हैं, जो दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे कि वैदिक हो गया, उसका क्या फिलोसॉफी रहा है एजुकेशन में, वो हो गया दर्शन उसका। फिर बुद्धिस्ट का क्या फिलोसॉफी रहा है एजुकेशन में, फिर इस्लामिक का क्या रहा है, फिर उसके बाद गांधी जी का क्या दार्शनिक विचार रहा है, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या इसमें मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उनके क्या विचार रहे हैं, इसमें रहेगा आपका। अभी फिलोसॉफिकल में हम लोग देख रहे हैं। और फिर उसके बाद की जो शैक्षिक लक्ष्य है, जैसे कि पाठ्यचर्या हो गया या शिक्षण विधियाँ हो गया, जो हमारी टीचिंग मेथड्स है, या अनुशासन हो गए, इसके क्या क्या दार्शनिक विचार है, इसके अंतर्गत रहेगा। फिर दूसरा है इसी में पहले सेक्शन में कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के सामाजिक आधार क्या है। तो इसमें हम लोग समाज से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है सोसाइटी का, उसके क्या रिलेशंस है सोसाइटी कल्चर और सोशल चेंजेस से, सोशलाइजेशन क्या होता है, उसका रोल क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, है ना। रिलेटेड टू सामाजिक, जो भी हमारे सामाजिक आधार है उसको पढ़ेंगे। इसमें इक्वालिटी हो गया, इक्विटी हो गया, इन सबको भी अच्छे से हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद इसी में सोशोलॉजिकल फाउंडेशन में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समझ और वैश्विक नागरिकता में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसी में रहेगा। फिर है कंटेम्परेरी इशूज़ इन इंडियन एजुकेशन, कि भारतीय शिक्षा में समकालीन मुद्दे क्या हैं, कि अभी वर्तमान में शिक्षा उसके क्या क्या मुद्दे हैं या क्या चुनौतियां, इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी एजुकेशन के पॉलिसीज़ है उसको पढ़ते आएंगे। जैसे कोठारी कमीशन हो गया 1964-1966 में जो आई, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई फर्स्ट 1968 में, फिर 1986 हो गया, फिर उसके बाद जब इसको संशोधन किया गया 1992 में वो हो गया, और फिर अभी जो लेटेस्ट है एनईपी 2020, इसका भी क्वेश्चंस आ सकता है ना, कि इसके क्या मतलब, इस पॉलिसी में क्या क्या कहा गया, क्या है क्या नहीं है, इसके इफेक्ट्स है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, और कहाँ तक के लिए है, इन सब में ये टॉपिक्स रहेंगे। फिर दूसरा सेक्शन है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि शिक्षार्थियों का विकास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार से होती है।
जो मतलब स्टूडेंट्स है उनका विकास किस तरह से होता है टीचिंग लर्निंग के दौरान, इसके अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एडोलसेंट साइकोलॉजी, इसमें जैसे कि बाल विकास से लेकर किशोरावस्था तक की मनोविज्ञान हो गया, उसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें पढ़ेंगे कि मानव विकास के चरण क्या है, जैसे कि उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव हो गया, सामाजिक सोशोलॉजिकल हो गया, या भावनात्मक या नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, इसमें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसी में हम लोग जो विकास के सिद्धांत है, जैसे कि पियाजे का सिद्धांत हो गया, वाइगॉत्स्की का हो गया, एरिक एरिक्सन का हो गया, फिर कोलबर्ग का हो गया, कि उनके डेवलपमेंट की क्या क्या थ्योरीज थे, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शिक्षार्थियों के बीच क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो किशोरा है एडोलसेंट, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं या उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसी में पढ़ेंगे हम लोग ना। चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर एडोलसेंट तक के जो मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसका इसी के अंतर्गत सेक्शन 2 में दूसरा टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। इसमें सीखने के जो सिद्धांत है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इनको पढ़ना है ना। जैसे कि इसमें प्रमुख सिद्धांत हो गए सीखने के, जैसे कि व्यवहारवाद का सिद्धांत हो गया जो पावलोव के द्वारा है, फिर स्किनर का हो गया संज्ञानवाद का सिद्धांत, फिर जो गेस्टाल्ट का थ्योरी हो गया है ना, गेस्टाल्ट का इनसाइट का थ्योरी जो दिया गया गेस्टाल्ट के द्वारा, वो हो गया। फिर पियाजे का रचनावाद हो गया, वाइगॉत्स्की हो गया, ब्रूनर हो गया और रोजर हो गया। फिर इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे सीखने को, लर्निंग को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे कि प्रेरणा हो गया, ध्यान हो गया, धारणा हो गया, स्मृति हो गया, परिवार हो गया, ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करती हैं, है ना, किस तरह से हमें इफेक्ट करती है, इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना रहेगा। और फिर उसके बाद असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, नहीं ये रहेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस प्रकार से, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार से होता है ना। जैसे कि इसमें शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो शिक्षण है टीचिंग के क्या क्या चरण होते हैं उसको पढ़ेंगे। फिर क्या क्या हम लोग किस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाएंगे पढ़ाने के लिए, क्या रणनीतियाँ रहेंगी, हम कक्षा में जब प्रवेश करेंगे तो किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, ये इसके अंतर्गत आएगा। जैसे कि और फिर उसमें कौन कौन से हम लोग मेथड्स का यूज़ करेंगे, है ना, जैसे कौन कौन से मेथड हो गए, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, परियोजना विधि हो गया, या प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान हो गया, डिस्कवरी मेथड हो गया, या फिर कोऑपरेटिव हो गया, कोलैबोरेटिव हो गया। ये सब टॉपिक्स इसके अंतर्गत रहेंगे। इन सब का भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है, ये एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, मूल्यांकन और आकलन, है ना। तो इसमें भी इसका भी हमें स्टडी करना है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मापन क्या है और आकलन क्या है, मूल्यांकन की क्या अवधारणाएं हैं। फिर उसके बाद सीसीई क्या हो गया, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर रेटिंग स्किल क्या हो गया, रेटिंग स्किल्स के विषय में भी पढ़ना है। फिर पोर्टफोलियोज क्या हो गया, ये जो भी मतलब असेसमेंट और इवोल्यूशन के जो अवलोकन, आकलन और मूल्यांकन के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या कैसे कैसे हम लोग आकलन करेंगे, किन किन चरणों से गुजरेंगे, इसी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। इसका भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। फिर तीसरा इसमें सेक्शन है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसका किस तरह से विकास हुआ उसको देखेंगे इसमें। जैसे कि इसमें पहला आ जाएगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में जो शिक्षा का ऐतिहासिक विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, इसमें हम लोग को स्टडी करना है, जैसे कि वैदिक काल से लेकर के अभी तक वर्तमान में एनईपी 2020 के अंतर्गत यहाँ तक कौन कौन से शिक्षा हमारे प्रणाली रहे हैं, उन सबका हमें स्टडी करना है, ठीक। जैसे कि वैदिक शिक्षा हो गया, बौद्ध हो गया, इस्लामिक हो गया, मैकैले मिनट हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, फिर हंटर आयोग, सैंडलर आयोग हो गया। फिर स्वतंत्रता के बाद विकास जो विभिन्न विभिन्न आयोग रहे हैं, नेशनल पॉलिसीज रही हैं, या कोठारी आयोग रहा है, इस सब का भी अध्ययन करना है। फिर इसी में तीसरे सेक्शन में स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, कि भारतीय शिक्षा की संरचना और संगठन क्या क्या रहा है, मतलब इसके विषय में पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि संरचना में मतलब भारतीय शिक्षा की संरचना से क्या मतलब है कि जो प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया, उच्च माध्यमिक हो गया, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन हो गए, इसके विषय में पढ़ना है। फिर शिक्षा में केंद्र और राज्य सरकारों की क्या भूमिका है ना, कि रोल ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एजुकेशन। फिर उसके बाद क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, कौन कौन से बॉडीज के क्या क्या फंक्शन हो, जैसे यूजीसी हो गया, एनसीटीई हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, एआईसीटीई हो गया, इन सब के क्या रोल्स हैं और ये बॉडीज क्या वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, इसके विषय में भी पढ़ना है। ये भी एग्जाम्स में इसके भी क्वेश्चंस आते हैं।
फिर इसी में क्या है, अगला है करंट एजुकेशनल इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स, कि वर्तमान शैक्षिक की क्या पहल है और क्या कार्यक्रम है उसके विषय में पढ़ना है। जैसे इसमें पहल और प्रोग्राम में क्या जाएगा, जैसे कि हमारा एसएसए हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया, जिसे रमसा कहते हैं, फिर राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 हो गया, फिर डिजिटल इनिशिएटिव इन एजुकेशन हो गया, शिक्षा में डिजिटल पहल क्या है उसके विषय में पढ़ना है। फिर हमें समावेशी शिक्षा भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है। फिर इसमें चौथा खंड है सेक्शन 4 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसका क्या क्या यूज़ है, क्या स्कोप से, इसके विषय में पढ़ना है। जैसे कि पहला इसमें पॉइंट हो जाएगा हमारा कि कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी की क्या अवधारणा है, क्या दायरे हैं, इसके विषय में पढ़ना है। जैसे कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम्स हो गया, इसका क्या दृष्टिकोण है, कैसे इसको लर्निंग टीचिंग में यूज़ करेंगे, हम लोग इसी में पढ़ेंगे। फिर इसमें है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन, इस जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, वो सब पढ़ना है। जैसे इसमें आपका अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी हो गया, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हो गया, फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कि जो संचार प्रौद्योगिकी है उसका क्या रोल है, जैसे संचार में रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट, इसका क्या यूजेस है, क्या एजुकेशन में इसका यूज़ है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसी में है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, जो आप लोगों ने बीएड में एज अ पेपर पढ़ा था, इससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये पेपर मतलब उसी से संबंधित है। फिर इसमें ऑडियो विजुअल एड्स के क्या यूजेस है, जो दृश्य श्रव्य सहायता हो गया है ना, उन सब का कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, क्या इसका यूज़ है, किस तरह से यूज़ करना है क्लास में, या इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, चार्ट मॉडल, स्मार्ट बोर्ड हो गया, इन सब का क्या महत्व है, कैसे कैसे वर्गीकरण करेंगे, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगला है इसमें चौथे सेक्शन में इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझान क्या क्या है। जैसे कि अभी वर्तमान में एआई हो गया है ना, इसका क्या क्या यूज़ है, क्या प्रयोग है, इससे रिलेटेड रह सकता है। ये वर्चुअल रियलिटी हो गया, जैसे वीआर जिसे कहते हैं वो, फिर ग्राफिक्स हो गया, इन सब से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस, ठीक। और भी इसमें आ सकते हैं, जैसे कि जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग हो गया, मूक्स हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हो गया, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं ना। तो इसको तैयारी करने के लिए क्या है कि महत्वपूर्ण, आप अगर बीएड को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो सारे टॉपिक्स वहीं से आते हैं, थोड़े से गहराई में पूछे जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप अच्छे से स्टडी किए रहेंगे तो आप कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो जो भी मैंने सेक्शंस बताए हैं, 4 सेक्शंस में क्या क्या टॉपिक्स है, तो इसका आप लोग एक बार रिविजन कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बाहर इससे नहीं आता है क्वेश्चन, जो भी बीएड का टॉपिक हो गया उसी से संबंधित इसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि और लोग भी अच्छे से इसको समझ सकें। तो पटना यूनिवर्सिटी एमएड के लिए जिन जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो अच्छे से तैयारी करें। इसका लास्ट डेट 31 जुलाई है। थैंक यू।